गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, अपन ने लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने टाइप्स ऑफ एंथैल्पी पढ़ी थी। इसमें हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ लैटिस। ये मैंने बोला था कि एक टाइप और है जिसका अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेंथी है और लेंथी होने पर इसका जो है अलग से अपन अलग पार्ट में इसका डिस्कस कर रहे हैं। तो एंथैल्पी ऑफ लैटिस क्या है? देखिए, एंथैल्पी ऑफ लैटिस, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ लैटिस? तो एंथैल्पी ऑफ लैटिस है द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड्स, द एंथैल्पी चेंज विच अकर्स वेयर 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स डिसोशिएट इनटू द आयंस। मीन्स कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है 1 मोल, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये NaCl है, ये 1 मोल है। अब ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाए, मतलब Na+ एंड Cl-, तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो गया। तो जब ये 1 मोल आयनिक कंपाउंड आयंस में ब्रेक हुआ, डिसोशिएट हुआ, तो इसकी जो एनर्जी में चेंजेस हुआ, इसकी जो एंथैल्पी में चेंज हुआ, उस एंथैल्पी को ही लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बोर्न-हैबर प्रोसेस है, बोर्न-हैबर साइक्लिक प्रोसेस, जिसके थ्रू हम लैटिस एंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स सी, देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक ग्राफ सा बना हुआ, सोडियम है सॉलिड फॉर्म में है, क्लोरीन है गैस फॉर्म में है। इसकी जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो होती है -411.2। अब यहाँ पे अगर इस सबसे पहले तो देखो क्या होता है, सबसे पहले तो हमने इस सोडियम को गैस में कन्वर्ट करना है, कर दिया, तब इसकी एंथैल्पी में चेंजेस कितना हुआ, सब्लिमेशन एंथैल्पी 108.4। अब 108.4 से गैस में कन्वर्ट हो गया। अब गैस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गैसीय स्टेट में इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने, यहाँ से यहाँ पे आए, देखिए यहाँ से यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ से जब यहाँ पहुँचे तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 496 है और एक कैटायन बन गया। इसी टाइप से क्लोरीन की बात करें, बॉन्ड एंथैल्पी, बिकॉज ये Cl2 है, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तब जाके 2Cl यानी 1 Cl चाहिए अपन को, तो ये Cl कन्वर्ट हुआ गैसीय फॉर्म में 121 इसकी बॉन्ड एंथैल्पी है। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -348.6, ये बन गया आपका एनाइन। ये फॉर्मेशन एंथैल्पी, ये गेन एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब और लैटिस एंथैल्पी। यानी ये जो मैंने गोले लगाए इनमें ये और ये, इन सब का टोटल होता है ये वाला फॉर्मेशन एंथैल्पी। ठीक है कि नहीं? तो हमारे पास ये सारी वैल्यू है, हम ये निकाल सकते हैं, इसको बाहर ले लेंगे, इन सबको टोटल कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका लैटिस एंथैल्पी आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट वीडियो हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हीट केमिकल इक्वेशन। हीट केमिकल इक्वेशन मीन्स कि केमिकल इक्वेशन आप जानते हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको अपन उसके सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन होता है। अब अगर इस केमिकल इक्वेशन के साथ में उसका एनर्जी भी अपन क्या कर दें, शो कर दें, उसकी एनर्जी को भी अपन शो कर दें, तो ये केमिकल जो है आपकी, ये केमिकल इक्वेशन है, बन जाएगी हीट केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखिए H2I2 और 2HI है, हाइड्रोजन रिएक्शन विथ आयोडीन एंड फॉर्मेशन ऑफ 2HI। ठीक है, ये एक केमिकल इक्वेशन हो गई। इसके साथ में हमने इसकी हीट एनर्जी भी लिख दी कितनी है, तो ये हीट एनर्जी आ गई साथ में। तो अब ये पूरी मिला के क्या हो गई, ये पूरी मिला के हो गई आपकी हीट केमिकल इक्वेशन। हेस लॉ, हेस लॉ क्या है? हेस लॉ
व्हाट इज ए हेस लॉ? तो हेस लॉ देखिए क्या है। हेस लॉ है अकॉर्डिंग टू दिस रूल द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन अकरिंग द मैनी स्टेप्स, एक से ज़्यादा स्टेप में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसकी जो टोटल रिएक्शन एंथैल्पी होगी वो सभी स्टेप्स का होगा। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, ठीक है। अब ये 2 स्टेप में हो रही है। फर्स्ट स्टेप की एंथैल्पी कुछ भी हो, यहाँ पे मान लीजिए कुछ एक्स, ठीक है। सेकेंड स्टेप में एंथैल्पी, ये रिएक्शन जो है ना ये ए से बी, ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट में एंथैल्पी ये है, सेकेंड स्टेप में एंथैल्पी हो गई इसकी मान लीजिए वाई। देन इस टोटल रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी वो x प्लस वाई के इक्वल होगी, ठीक है। ये हेस लॉ है। जैसे एग्जांपल में आपको दिख रहा है C प्लस CO2 जो बनता है C प्लस O2 क्या बनता है, CO2 बनता है। अब ये 2 स्टेप में होती है। पहले तो एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, CO बनेगा, फिर CO के साथ दूसरा ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, तब जाके CO2 बनेगा, ठीक है कि नहीं। तो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप की क्या है, फर्स्ट स्टेप की कितनी है एंथैल्पी, -26.4 किलोजूल पर मोल, और सेकंड स्टेप की कितनी है, -67.6 किलोजूल पर मोल। तो अब इन दोनों का टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का टोटल कर दिया तो -94 किलोजूल पर मोल। तो ये हो जाएगी एनर्जी टोटल रिएक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सेकेंड लॉ तो आप जानते ही हो, मैंने शुरुआत में भी बताया था इसके बारे में। विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। सेकेंड लॉ से हम हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंड लॉ बताता है हमें। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स कि अपने आप होने वाला प्रोसेस। इसको एक एग्जांपल से आप समझिए। देखिए ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्सटर्नल कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, जो अपने आप हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक गिलास है, इस गिलास के अंदर पानी है और उस पानी में आपने चीनी डाली, ठीक है। क्या डाली, चीनी डाली आपने पानी के अंदर, चम्मच डाल दिया और उस गिलास को रख दिया। कुछ टाइम बाद में देखोगे, आफ्टर सम टाइम जो चीनी है, जो शुगर है, उस पानी के अंदर क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी अपने आप। तो वो अपने आप घुली पानी के अंदर, इट मीन्स ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। अब एक तो आप चम्मच से घोले, एक अपने आप घोले, वर्क किस में ज़्यादा होगा, वर्क होगा चम्मच से घोलने पर। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर जो है वर्क होता तो है बट कम होता है, ठीक है। तो देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होता है, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इन्वर्सली होते हैं सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड वर्क गेट लेस फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से वर्क होता है बट लेस, यानी कम प्राप्त होता है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंट्रोपी। व्हाट इज एंट्रोपी? तो देखिए एंट्रोपी एक कॉन्शियस गेव ए न्यू फंक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक एंड इट्स कॉल्ड एंट्रोपी। तो ये एक नया थर्मोडायनामिक्स फंक्शन था एंट्रोपी। ये एंट्रोपी किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एंट्रोपी रिप्रेजेंट क्या करता है? ये बताता है सिस्टम कितना डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर बताता है सिस्टम का। जितना ज़्यादा सिस्टम डिसऑर्डर होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना कम डिसऑर्डर होगा उसकी एंट्रोपी भी उतनी ही कम होगी। इसको ऐसे समझिए आप, जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट, टीचर पढ़ा रहा है तो क्लास में सभी स्टूडेंट क्या होते हैं, टेबल पे लाइन से बैठे हुए होते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि एक अरेंजमेंट है, फिक्स अरेंजमेंट है, क्लोजली एकदम फिक्स स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं, लाइन से व्यवस्थित है, मतलब टोटल मिला के बातें हैं। तो हम कहेंगे कि इसकी एंट्रोपी कम है, ठीक है। अब अगर लंच हो जाती है तो आपको पता है बच्चे जो हैं इधर उधर भागने लगते हैं। तो
तो अब वो बच्चे क्या व्यवस्थित है या अव्यवस्थित? वो अव्यवस्थित है। अब उनका ऑर्डर बिगड़ गया है, उनका ऑर्डर बढ़ गया है, ठीक है। इट मीन्स इसी टाइप से सिस्टम, जैसे सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है, ज़्यादातर सॉलिड है, फिक्स होते हैं पास पास एक तरीके से, तो इट मीन्स इसकी एंट्रोपी क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है ना। और गैस के अंदर पार्टिकल दूर दूर होते हैं, ज़्यादा अव्यवस्थित रहते हैं, ज़्यादा अव्यवस्थित रहते हैं, तो इसकी एंट्रोपी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है एंट्रोपी जो है ऑर्डर बताती है सिस्टम का। तो हम कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी होती है वो इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज के बीच का डिफरेंस है, एंट्रोपी चेंजेस। तो एंट्रोपी चेंजेस डेल एस बी माइनस एस ए। यहाँ पे एस बी को अपन ने फाइनल स्टेज माना, एस ए को अपन ने इनिशियल स्टेज माना, और टोटल चेंजेस आ गया एंट्रोपी में। और इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो अपन बात करेंगे, और इन द अमाउंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब और इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, यानी डेल एस इज इक्वल टू क्यू टी हो जाएगा, क्यू टी, डेल एस इज इक्वल टू क्यू टी। क्यू यहाँ पे एब्जॉर्ब एनर्जी है, टी टेम्परेचर पे, तो कितना चेंजेज हुआ है एंट्रोपी में वो आ जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी, एंट्रोपी को कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इफेक्ट डालते हैं? तो फर्स्ट ऑफ तो इसका आ जाएगा, आप बोल दीजिए कि स्टेट फिजिकल जो है इसकी स्टेट कैसी है। तो देखिए फिजिकल स्टेट में हम बात कर रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस है मिक्सचर। तो सॉलिड की सबसे कम, उसके बाद लिक्विड, फिर गैस, और सबसे ज़्यादा गैसियस मिक्सचर की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि सॉलिड में तो पार्टिकल्स एक जगह बैठे रहते हैं, मूव नहीं करते हैं, यानी व्यवस्थित होते हैं, अरेंजमेंट होता है उनका एक। लिक्विड में थोड़ा बिगड़ जाता है, गैस में और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और गैसियस मिक्सचर में तो और ज़्यादा होगा। इसलिए एंट्रोपी सबसे ज़्यादा गैसियस मिक्सचर की होती है। क्लियर? इसके अलावा दूसरा फैक्टर क्या है इफेक्ट डालने वाला? वो है एंट्रोपी इंक्रीज द वाटर इन सोल्यूबल एंड एंट्रोपी इंक्रीज इन द सिस्टम एब्जॉर्ब एनर्जी। जब भी अगर वाटर के अंदर सोल्यूबल करें किसी चीज़ को, ठीक है ना, सब्सटेंस को, या सिस्टम की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सिस्टम, तब भी एंट्रोपी बढ़ती है। क्योंकि आपने पता है ये आइस क्यूब है, ये क्या है? आइस क्यूब है। अभी इसकी एंट्रोपी कम है, आपने इसको हीट दिया, इसने हीट एब्जॉर्ब करी, ठीक है ना, इसने क्यों हीट एब्जॉर्ब करी, तो ये पिघलने लगेगी, पानी में कन्वर्ट होगी, तो एंट्रोपी क्या हो गई? बढ़ गई ना, इसके पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये बढ़ जाएगी। इसके अलावा एनर्जी इज द डिके एंट्रोपीज, सिस्टम की जो एनर्जी है उस पर भी डिपेंड करता है एंट्रोपी। इसकी यूनिट की अगर बात करें तो कैलोरीज पर डिग्री इसकी यूनिट होती है, एसआई में जूल पर केल्विन हो जाएगी। क्लियर? तो ये एंट्रोपी था। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन कर देते हैं तब जो एंट्रोपी होगी वो एंट्रोपी स्टैंडर्ड एंट्रोपी कहलाती है, और इसको डेल एस नॉट से हम शो करेंगे। क्लियर? ये स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर है, मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर हो और 1 atm प्रेशर हो, देन उस टाइम पे उस सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी उसको स्टैंडर्ड एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की। ओके स्टूडेंट्स।